Good morning, students. Once again, welcome back at the digital platform of National Academy. Today, we will study the remaining part of the previous chapter, that is the introduction of history. Today, we will learn about the archaeological source material through which we know about the different nature of living and practices our ancestors used to practice. Archaeological source material, yes, for learning about those things we find during the digging many materials like weapons, tools, pots, sculptures and many more things through which we know about the development and their habits. इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद ये करूं तो जब कभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न जगहों पे जहां अनुमानित होता है कि यहाँ पे कभी नगर और निवास लोगों का था, खुदाई होती है, तो वहाँ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल मिलते हैं, जैसे कुछ वेपन्स, कुछ बर्तन या मूर्तियों के टुकड़े या और भी जो चीज़ें ज़मीन के अंदर नष्ट नहीं होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं, उसके द्वारा हम उस टाइम के, उस वक्त के जीवन यापन का तौर तरीका का अंदाज़ा लगाते हैं और जिन चीज़ों के माध्यम से हम उस वक्त के लाइफ स्टाइल, लोगों की जानकारियाँ, लोगों की हैबिट्स, लोगों की लैंग्वेज नॉलेज की जानकारी मिलती है, जिन चीज़ों के माध्यम से ये सब जानकारी हमें मिलती है, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल कहते हैं। आर्ट फैक्ट्स में वही सारी चीज़ें आती हैं जो आदमी अपने लिए बर्छी, तीर, कमान, बर्तन, मूर्ति, ये सब चीज़ें बनाता था। विभिन्न ये पत्थरों के हो सकते हैं, ये चीज़ें किसी मेटल के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम आर्ट फैक्ट्स कहते हैं। एमॉन्ग आर्ट फैक्ट्स, हाँ, क्वाइंस भी इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उस वक्त के क्वाइंस, सिक्के, वो भी उस वक्त के सोर्स मटेरियल में आते हैं। Among artifacts, coins are of a special interest to the historian. In ancient India, coins were made of a variety of materials such as lead, copper, bronze, silver and gold. Okay, it is very notable and interesting that during the excavation or digging out at the archaeological sites, coins has been found and those coins are made of many materials such as lead, means शीशा का, उस वक्त के जो सिक्के मिले हैं वो विभिन्न धातुओं या मिक्सचर ऑफ धातु कंपाउंड से बने हुए मिले हैं, जैसे लीड से बना हुआ है यानी शीशे का बना हुआ कॉइन, उसके अलावा कॉपर के बने हुए क्वाइंस, ब्रॉन्ज के बने हुए क्वाइंस, सिल्वर के बने हुए एंड गोल्ड के बने हुए। बाय स्टडिंग अ क्वाइन, स्कॉलर्स कैन गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर हु इशूड इट। ओके, आप सभी जानते हैं हमारे जो सिक्के होते हैं तो उस देश का नाम और साल का नाम लिखा रहता है और हमारा उसमें और कई तरह के चिन्ह होते हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह हो सकते हैं, वो हमारे सिक्कों पे होते हैं। पुराने ज़माने में जब सिक्के ढाले जाते थे तो उन सिक्कों पे उस वक्त के राजा की तस्वीर या उस राज्य की कोई और प्रतीक चिन्ह जो प्रमुखता से सभी लोगों में ज्ञात था, वैसे प्रतीक चिन्हों को उस पर इम्प्रिंट किया जाता था, तो ये मिलता है। रूलर हु इशूड इट, क्या बोलते हैं? Scholars can gather information about the ruler who is issued it, the period of his reign, यानी उनका शासनकाल की अवधि, शासनकाल
एंड अबाउट सम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ हिज टाइम, और इसके माध्यम से उस वक्त का आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता लगती है। इंडियन कॉइन्स फाउंड इन फॉरेन लैंड्स एंड फॉरेन कॉइन्स फाउंड इन इंडिया इंडिकेट दैट देयर वाज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल होते हैं उनसे हमें एक और आप समझ लें क्या कैसे हमें लाभ होता है उस वक्त की चीज़ों को जानने का। जैसे भारतीय सिक्के दुनिया के अन्य जगहों पे खुदाई हुआ, जहाँ पुराने नगर थे कालांतर में वो ज़मींदोज़ हो गए, वहाँ खुदाई करने के उपरांत भारतीय सिक्के भी वहाँ पाए गए। इससे जाहिर होता है कि भारतीय लोग या विदेशी लोग यहाँ से ट्रेड करते, खरीद बिक्री करते थे और वो सिक्के अपने यहाँ लेकर जाया करते थे। सिमिलरली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी अपने कार्य के दौरान, खुदाई के दौरान विदेशी सिक्के भी प्राप्त किए हैं, उसके रिमेन्स या सिक्के पाए गए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि भारतीय भी देश विदेश में के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे और वो सिक्के लेते और देते थे। तो इस तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं हमें उस वक्त के स्थिति का अंदाज़ा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग्स engraved on rocks, pillars, metal plates, clay tablets, walls of temples, houses and tombs and so on are called inscriptions. Okay, inscriptions आप मालूम होगा, आप कई जगह जाएंगे तो शिलालेख मिलेगा, पुराने पत्थर जहाँ पिलर लगे हुए हैं या मंदिरों पे जाएंगे या आप कई गुफाओं में जाएंगे या अन्य भग्नावशेष जहाँ बचे हैं या रिमेन्स हैं अन्य तरह की चीज़ों पे जाएंगे तो वहाँ पत्थरों पे या किसी धातु के प्लेट पे लिखे हुए आपको अन्य भाषाओं में भी, कई भाषाओं जो उस वक्त की भाषाएं थी उनमें लिखे हुए कई चीज़ें मिलेंगी। हमारे पुरातत्व विभाग में जो विशेषज्ञ होते हैं इन अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, वो उनका अध्ययन करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं और उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उस समय के समाज और राजकाज का पता लगता है। इंस्क्रिप्शंस आर दोज राइटिंग्स विच आर रिटेन बाई कार्विंग आउट, खुदाई कर करके लिखे जाते थे तब मेटल पे, उस वक्त छपाई की सुविधा नहीं थी। ये आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मेटल या पत्थरों पे लिखते, तो खुदाई करके ही उस पर लिखा जाता था। तो उनके लिखावट से भी हमें उस समय के और कालखंड के बहुत सारी बातों का रीति रिवाज और उनके संबंधों का आपसी संबंधों का, एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों का और राजा के रीति नीति का हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस, monuments, temples, forts, places and other structures built for some special purpose are called monuments. Okay, स्मृति चिन्ह, स्मृति शेष, monuments मतलब वे बिल्डिंग, वे भवन जो किसी कालखंड में किसी विशेष पर्पस से बनाए गए, जैसे टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, पैलेसेस हैं, महल हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस। कुछ ऐसे महल, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो महल हो, किले हो, इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग आज भी मिलेंगे जो उस वक्त के बने हुए हैं। तो इन्हें हम मोनूमेंट्स कहते हैं, स्मृति चिन्ह कहते हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स प्रोवाइड्स valuable information about the occasions on which they were built. Okay, because the decision to build such monuments were taken many a times to commemorate or celebrate certain victories or festivals. So knowledge about these things also gives us a lot of information of that time.
The study of old monuments provides valuable information about the occasions on which they were built, the artistic skills of that time, the religion the religion promoted by the builders, and so on. The Sanchi Stupa, the Ashokan pillars, the University of Nalanda and Sur temple at Mahalapuram are some examples of Indian monuments built during the ancient period. Very good. Okay. So, in order to understand all these things, these source materials are very valuable. Similarly, literary source material are also helpful in making us understand the lifestyle and the practices that prevailed at that time. All written records of the past are literary source materials. Yes, at that time when we were not using pen and paper for writing something, Bhojpatra and palm leaves were used as a material for writing something. So this Bhojpatra and palm leaves are also a kind of source material, a kind of literary source material. Similarly, religious literature are also found, and they are very helpful in understanding the lifestyle and other practices of ancient India. That is, those literary sources comes from religious literature like Vedas, Puranas, Gita, Ramayana and Mahabharata. Similarly, in other religion as well, there are books from which we find the knowledges about those things, knowledge and the practice of that society of that time. Means ancient India or pre-ancient India, better than we say prehistory, or the historical, we find the knowledge of historical situations, historical incidents, as well as the practices that were prevailing in the society at that time. Secular literature, literature not connected with religion, is called secular literature. Secular literature includes poetry, drama, the accounts of foreign travelers, and works on science, grammar and politics. Some examples of secular literature are Kautilya's Arthashastra on the theory of administration and Kalidasa's famous play Abhigyan Shakuntalam. Importance of literary sources. Literary sources tell us a lot about the political practices, religious beliefs and social norms of their times, and about the nature of tools, weapons, clothes and jewelry used in those times. Conclusion. The history that you read is the result of lifelong research by many scholars. Their works help us to understand our cultural roots and to become good citizens. Okay. Whatever we learn from our history, those sources are like, those source materials are like artifacts, other structures made by artists or artisans, and some writings, either it may be religious, on religious matters, or on some other subject. It may be literature written on health science, other sciences as well. Those are also source material for understanding
the time in history. So this is meant for behaving ourselves in a better way, so that the losses or the classes that were invited during that time we may avoid, and develop a better understanding for maintaining a better balance regarding coexistence. Thank you.